हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी ओनली साइंस। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं भावना और आप हैं मेरे चैनल पर स्टडी ओनली साइंस पर। तो आप लोगों का मेरे एक चैनल पर एक बार फिर से मैं स्वागत करती हूं। कल हमारा जो टॉपिक था मौर्य वंश का, उससे रिलेटेड मैंने कुछ डिटेल्स पढ़ी थी। ठीक है, सार पढ़ा था और उसके आगे हमने कुछ एमसीक्यूज भी करे थे। तो एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है ये। और इससे रिलेटेड मैं और भी आज एमसीक्यूज आपको करवाने वाली हूँ। आज हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, तो इस पार्ट में आप लोगों के लिए मैं इसका पूरा चैप्टर ही फिनिश कर दूंगी। मैंने कि सारे इस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्नों को मैंने इसमें रखा हुआ है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न से। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? तो जो अशोक के शिलालेख हैं उसमें प्राकृत भाषा का जो है उल्लेख किया गया। प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं वो अशोक के शिलालेख। ठीक है, भाषा कौन सी है? प्राकृत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो ऑप्शन है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या कुणाल। तो मौर्य राजा किसने जो जिसने दक्कन या दक्षिण की विजय प्राप्त की थी? तो वो है चंद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है, मैगस्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मैगस्थनीज जो है इसने भारतीय समाज को कुल कितने भागों में विभाजित किया है? ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। तो मैगस्थनीज ने 7 भागों में भारतीय समाज को डिवाइड किया है। ठीक है, जो उसने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो जो कौटिल्य हैं इनका नाम एक और है जिसको हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। इन्होंने अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक लिखी है जिसमें बताया गया है कि किस पहलू पर प्रकाश डाला है। तो ऑप्शन है आपके सामने आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक नीतियां या सामाजिक जीवन। तो इसका गाइस वो हो जाएगा, इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में इन्होंने प्रकाश डाला है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन है अफगानिस्तान, श्रीलंका, बिहार या कलिंग। तो अशोक के साम्राज्य में जो सम्मिलित क्षेत्र नहीं है वो है श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो देखिए जो प्रश्न है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये ऑलरेडी किसी न किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं इस टॉपिक से। ठीक है, और आने वाले एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप प्लीज़ से आप वीडियो को पूरा देखिए, क्लास में बने रहिए और अगर आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इसका हम ऑप्शन। तो चंद्रगुप्त मौर्य हैं या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हैं या अशोक महान या कनिष्क हैं? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है बनाया था? तो उनका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था? तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल है वो मुख्यतः किससे बना हुआ था? ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का या मिट्टी का? तो इसका महल वहां पर बनाया गया था लकड़ी का। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? अब ये बराबर की गुफाएं जो हैं इसमें आश्रय के रूप में यूज किसने किया था? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने या तांत्रिकों ने? तो इसमें जो है आजीविकों ने इस गुफाओं का उपयोग किया है निवास के रूप में। अगला प्रश्न है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो ऑप्शन है कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख या रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख या फिर अशोक का सोपारा अभिलेख।
तो किस अभिलेख से साबित होता है कि चंद्रगुप्त का जो प्रभाव है या उसका साम्राज्य है वो पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो वो था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से ये साबित होता है। किसका? रुद्रदमन का अभिलेख। अगला प्रश्न है, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो स्तंभ कौन सा है जिसमें स्वयं को अशोक ने मगध का सम्राट बताया है? ऑप्शन दे रखे हैं, मस्की का लघु स्तंभ, क्वीन स्तंभ, या रुम्मी देई स्तंभ, या फिर भाभू स्तंभ। तो इसमें जो है आंसर डी हो जाएगा, भाभू स्तंभ था जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, ऑप्शन है कनिष्क द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, हर्ष द्वारा, या समुद्रगुप्त द्वारा। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना जो किसने की थी उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं चंद्रगुप्त मौर्य। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो उत्तरांचल जो है वहां पर उनका कौन सा शिलालेख स्थल है, कहाँ पर है? ऑप्शन है देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, या ऋषिकेश में। तो इनका जो शिलालेख का स्तंभ है वो उत्तरांचल के कहाँ पर मिलता है? कालसी में। ठीक है, नाम याद रखिए, कालसी में, उत्तरांचल में इनका शिलालेख मिलता है। किसका? अशोक का। अगला प्रश्न है, सांची का स्तूप जो है किसने बनवाया है? तो अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, या चंद्रगुप्त ने, या खरगोन ने। तो सांची के स्तूप के निर्माता थे अशोक। ठीक है, अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो अशोक के शिलालेखों को जिसने पढ़ा था वो अंग्रेज कौन था? ऑप्शन दे रखे हैं, जॉन टावर, चार्ल्स मेटकाफ, हैरी स्मिथ, या जेम्स प्रिंसेप। तो उसका नाम था जेम्स प्रिंसेप था, जिसने अशोक के शिलालेखों को पहले पढ़ा था, सबसे पहले। नेक्स्ट है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो कौटिल्य ने कितने अधिकरणों में विभाजित किया है अर्थशास्त्र को? ऑप्शन है 11, 12, 14, या 15। तो इसका जो है इन्होंने 15 भागों में विभाजित किया था, 15 अधिकरण जिसको बोला गया है यहाँ पे। तो 15 अधिकरण अर्थशास्त्र में इन्होंने बताए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ऑप्शन है शिलालेख A1 और शिलालेख 12, शिलालेख 2 और शिलालेख 13। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम बता सकते हैं कि ऑप्शन हमारा कलिंग युद्ध की विजय और क्षत्रियों का वर्णन जो है अशोक ने किया है, यानी कि अशोक ने इनका वर्णन किया है और शिलालेखों पे उस पे अंकित किया है। तो वो हमारा ऑप्शन डी है, शिलालेख 13। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ऑप्शन है अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य, या हेमू। तो राजदूत, यूनानी राजदूत जो मेगास्थनीज था वो भारत किसके दरबार में आया था? तो इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने शैल्यूकस को कब पराजित किया था? ऑप्शन है 352 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में, और 173 ईसा पूर्व में, या 261 ईसा पूर्व में। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शैल्यूकस है उसको कब पराजित किया? और तो वो ईस्वी थी हमारी 305 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, अशोक, और बिंदुसार। तो जो प्राय जनता के संपर्क में हमेशा ही रहता था, तो वो राजा कौन था? वो थे अशोक। ठीक है, अशोक जो है। अगला प्रश्न है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? अपने राज्य की सीमा बढ़ाई,
ठीक है, जब उसने कलिंग को जीता वो था 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता। उसके बाद उसने क्या किया, अपने राज्य की सीमा बढ़ाई, या विश्व विजय के लिए निकल पड़ा, या भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया था भारी रक्तपात देखकर, उसने युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न देखते हैं, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? तो ऑप्शन है हमारे, तो प्राकृत या ब्राह्मी में, या पाली व ब्राह्मी में, या संस्कृत व ब्राह्मी में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि जो अशोक के अभिलेख हैं वो भाषा और लिपि दोनों, जो लिपि है वो है भाषा प्राकृत भाषा है, और वो हमने आपको पहले ऑप्शन में करवा चुके हैं, और लिपि है ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है ब्राह्मण साहित्य में, या मुद्रा राक्षस में, जैन साहित्य में, या बौद्ध ग्रंथ में। तो वो है जो मुद्रा राक्षस में, इसको विशल वृषल कहा गया है, यानी कि निम्न कुल का, इसे चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट प्रश्न है, मौर्य नरेश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था? तो किसका किया था? संस्कृति, कला व साहित्य, सोने के सिक्के, प्रांतीय विभाजन, या हिंदू कुश तक साम्राज्य। तो इसमें से हमारे इनमें से हमें ऑप्शन बताना है, केवल ए, ठीक है, केवल वन, केवल टू, केवल 1 2 3, और केवल 1 3 4। तो इसमें जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। तो इसमें से जो हमारा दूसरा है वो नहीं है, यानी कि इसको छोड़कर बाकी ये तीनों का इन्होंने विकास किया था। ठीक है, मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक के सॉरी गाइस, अशोक के जो शिलालेख रॉक एडिक्ट्स, यानी कि इनको इंग्लिश में रॉक एडिक्ट्स कहा गया है, तो संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल हैं। तो संगम राज्य कौन से हैं? पहला और 10वां, दूसरा और 13वां, पहला और 11वां, और दूसरा और 14वां। तो ऑप्शन के अनुसार जो है दूसरा और 13वां जो है शिलालेख है, जिसमें राज्य के बारे में बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? कालसी में, विशिष्ट कलिंग राज्यादेश में, रुम्मिनदेही में, या मास्की में। तो इसका जो है राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? मास्की में इनका व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों में के बारे में गलत है? तो ऑप्शन है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये अखंड है, स्तंभों का शेफ्ट शुंडाकार है, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। तो स्तंभों के बारे में जो गलत है वो है कौन सा? ऑप्शन डी, ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये यहाँ पर गलत वक्तव्य है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ऑप्शन है अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, या दशरथ। तो श्रीनगर की स्थापना जो है अशोक ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोचा कहा है? ऑप्शन है मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन। तो पोलीब्रोचा जो नाम में है वो पाटलिपुत्र को किसने कहा है? उसका नाम है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज ने कहा है पोलीब्रोचा। अगला प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता है? भवन निर्माण अधिकारी को, या फिर कृषि विभाग का अधिकारी, सड़क निर्माण अधिकारी, या मापतौल का अधिकारी। तो मौर्य काल में जो है एग्रोनोमाई कहा जाता है किसे? सड़क निर्माण अधिकारी को। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष, संस्था एवं संचार गुप्तचर, या खोजी। तो इन लोगों को कहा जाता था गूढ़ पुरुष।
गुप्तचरों को क्या कहते थे? गूढ़ पुरुष इनका नाम दिया जाता था। नेक्स्ट है, किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? ऑप्शन है महाबली, वीरसिंधे, तिष्य या राणा सिंचे। तो सम्राट अशोक के आदेशों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी किस श्रीलंकाई शासक ने? ठीक है, तो इसका नाम था तिस ने। ठीक है, तिस नाम के श्रीलंकाई शासक ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जैन जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो पूर्व में या परिशिष्ट पर्वन में या अंग में या उपांग में? तो किस जैन ग्रंथ में ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपना लिया था? इसका उल्लेख दिया गया है परिशिष्ट पर्वन में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर है आरंभ होता था? फाल्गुन मार्च, ज्येष्ठ मतलब जून, आषाढ़ या जुलाई, पौष माघ यानी कि जनवरी या फरवरी। तो किस महीने में इनका जो है राजकोषीय वर्ष स्टार्ट किया जाता था? आषाढ़ यानी कि जुलाई से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? तो ऑप्शन हमारे सामने है, चोल, पल्लव, पांड्य या सतीय पुत्र, केरल पुत्र या विष्णु कुंड। ठीक है, तो जो है दक्षिण भारतीय जातियों में उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है किन किन में? ठीक है, तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि पहला, तीसरा, चौथा और पांचवे में चोल, पांडे, सतीपुत्र और केरल पुत्र इन शिलालेखों में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? तो ब्राह्मी या अरमाइक या खरोष्टी या यूनानी। तो अशोक के काल में कौन सी लिपि जो है दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई है? उसका नाम था ब्राह्मी लिपि। ठीक है, क्योंकि इन्होंने प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का यूज किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है? निम्नलिखित में किस देश में यह पाया गया है? तो अफगानिस्तान में या चीन में या बर्मा या नेपाल में? तो ये कहाँ पाया गया है? अफगानिस्तान में बाहर पाए गए हैं इनके अभिलेख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, अशोक ने या कुणाल ने। तो वो किया था किसने? बिंदुसार ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो महावंश, 13वां बृहद शिलालेख या दिव्यावदान या 7वीं स्तंभ अभिलेख। तो अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई करने के लिए जानकारी जहां से मिलती है उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है 13वां बृहद शिलालेख। ठीक है, 13वां जो है बृहद शिलालेख से ये जानकारी स्पष्टतः मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? तो ऑप्शन है उज्जैन, तक्षशिला, सुवर्णगिरी या फिर तोसली। तो बिंदुसार की जब मृत्यु हुई तो अशोक जो है किस प्रांत का गवर्नर था? ये पूछा गया उज्जैन का। ठीक है, उज्जैन का गवर्नर था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो पहला है इसका पृथक कलिंग शिलालेख में, या फिर पांचवा बृहद शिलालेख में, या फिर दूसरा बृहद शिलालेख में, या बराबर गुहा लेख में। तो किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सारी प्रजा इसकी संतान है? तो इसका आंसर है पृथक कलिंग शिलालेख में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी युद्ध घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार शिलालेख, पांचवा बृहद शिलालेख, मनसेहिरा शिलालेख या कलिंग का पृथक शिलालेख। तो किसमें ये युद्ध और हिंसा के प्रति जो है इसको अत्यंत दुख हुआ था? तो कलिंग का युद्ध था, और वहीं के पृथक शिलालेख में इसका स्पष्ट करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है कि किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं,
या मैं अपनी अंतःशाला में रहूं। मैं जहाँ भी रहूं मेरे महामात्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। तो ये कहाँ लिखा हुआ है? दूसरे शिलालेख में, चौथे शिलालेख में, पांचवें शिलालेख में या छठे शिलालेख में? तो इतनी महत्वपूर्ण लाइंस जो हैं कहाँ पर लिखी गई हैं? छठे शिलालेख में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक, युक्तक, या फिर प्रादेशिक, युक्तक और राजुक, राजुक, युक्तक और प्रादेशिक, युक्तक, प्रादेशिक या राजुक? तो कौन सा क्रम है जो प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है क्रम से? ऑप्शन ए है राइट आंसर, प्रादेशिक, फिर राजुक, फिर युक्तक। अगला प्रश्न है, विष्टि है वैवाहिक अनुष्ठान, बेगारी, प्रांत या जिला? तो विष्टि है जो है उसको बेगारी कहा गया है। ठीक है, बेगारी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है एक देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, ऊसर भूमि, राजकीय भूमि से प्राप्त आय? तो मौर्य काल में जो है सीता को किसे कहा गया है? किसको? राजकीय भूमि से प्राप्त आय को कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ है, स्तूप है, गुफा निर्माण है या चैत्य है? तो मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन सा है? कौन सा मानते हैं? स्तंभों को। ठीक है, स्तंभ को माना गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? ऑप्शन है महास्थान बांग्लादेश, सोहगीरा उत्तर प्रदेश, सोहगोरा मस्की या महास्थान कालसी या भावरू सारनाथ? तो ये कहाँ से पता चलता है? महास्थान बांग्लादेश और उत्तर प्रदेश से, जिसको पहले महास्थान और सोहगीरा बोला जाता था। अगला प्रश्न है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ऑप्शन है महेंद्र, संघमित्रा, ए और बी दोनों या महारक्षित? तो इसका जो है इन्होंने ए और बी दोनों आंसर हो जाएंगे, यानी कि महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं साहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन है खरोष्ठी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? तो इसमें किया गया है खरोष्ठी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है सरेकुना, कंधार, कालसी, मनसेहरा या कलिंग? तो इस प्रश्न का आंसर है सरेकुना या कंधार, जिसे कहा गया। तो अशोक के द्विभाषाई अभिलेख हैं ग्रीक और आरामाइक, जिनको कहाँ से प्राप्त हुए? कंधार से या फिर सरेकुना से। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न, और यहीं पर हमारा जो है जो मौर्य वंश के प्रश्न और इसका टॉपिक फिनिश होता है। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए, और हमें कमेंट करके आप बताइए कि आपको कैसी लगती है मेरी क्लास, और मैं आप लोगों के लिए कौन सा टॉपिक लेकर आऊँ, ये मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।